सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, हमें ना बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन लोगों को सही से हायर नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाए, जो हमारा प्रॉफिट है वो अच्छे से नहीं चल पाए, जो हमने प्लानिंग की है वो अच्छे से ऑपरेट ना हो पाए, और बिजनेस में हमें क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कैसे हम लोगों को हायर कर सकते हैं और कैसे हम उन लोगों को हायर कर सकते हैं जो लोगों की ज़रूरत हमें एक्चुअल में है। अगर मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, अगर मुझे एक चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं लॉयर हायर नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं लेबर हायर नहीं कर सकता। जो इंसान की ज़रूरत मुझे है वही इंसान को मैं क्या कर सकता हूँ, हायर कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इफेक्टिवली लोगों को हायर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। टॉपिक 1 हमारे पास आता है स्टाफिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। स्टाफिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मतलब है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हमें अलग अलग लोगों की नीड होती है। जैसे हमें प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत होगी, सेल्स मैनेजर की जरूरत होगी, हमें एम्प्लॉयज़ की जरूरत होगी, हमें अलग अलग पोस्ट के ऊपर मैनेजर्स की जरूरत होगी, या फिर हमें लेबर की जरूरत होगी, हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, जैसे सीए हो गए, लॉयर्स हो गए। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है अलग अलग पोस्ट पे। जब हम उन पोस्ट के लिए लोगों को हायर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। जब हम उन पोस्ट के लिए जिनकी हमें जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए लोगों को हायर करते हैं। जहां पे हमें सीए की जरूरत होगी हम सीए को हायर करेंगे, जहां हमें लॉयर की जरूरत होगी लॉयर को हायर करेंगे, जहां हमें मैनेजर की जरूरत होगी वहां मैनेजर को हायर करेंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग बोलेंगे। स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which relates to filling and filling the position in the organization structure। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जितनी भी पोस्ट पे जरूरत होती है लोगों को, जब हम उनको अंदर लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, जो स्टाफिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट होता क्या है, लोगों को मैनेज करना। चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के थ्रू। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये क्या है, स्टाफिंग क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। परवेसिव फंक्शन, यानी कि ये यूनिवर्सल होता है, ये हर जगह जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के चलेगी। यूएसए में भी इसकी जरूरत होगी, इंडिया में भी इसकी जरूरत होगी। ये क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है, हर जगह इसकी जरूरत होगी, किसकी, स्टाफिंग की।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, स्टाफिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जैसे जो पुराने एम्प्लॉयज़ है वो जाते रहेंगे, नए एम्प्लॉयज़ आते रहेंगे। अगर हम अपनी जो कंपनी है उसे ग्रो करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, तो भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही होता है। इसके बाद वाइड स्कोप, इसका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी लोगों को उठा के ला सकते हैं। पूरी कंट्री, पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है, हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम उसे उठाएंगे, ले आएंगे। तो इसका क्या होता है, एक वाइड स्कोप होता है। इसे करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों की स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल होता है जिससे हम स्टाफिंग कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी, अब स्टाफिंग से ना हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के गोल अचीव करते हैं। सबसे पहला गोल जो हमारा मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा गोल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तीसरा गोल जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसको हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम स्टाफिंग से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग क्यों जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला, कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो लोग होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। क्यों? कि यार अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा तो कल को कंपनी मुझे निकाल के नई वाली नए एम्प्लॉय को ले आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्टाफिंग रेगुलरली करती रहती है। तो ये क्या होएगा, लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होएगा और लोग अच्छे से ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। इंप्रूव परफॉर्मेंस, अब देखो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी क्या इसका एक इंपॉर्टेंस। एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अब देखो जो स्टाफिंग है ना उसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव करती रहेगी और कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करती रहेगी, यानी कि कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी। अगर हमारी स्टाफिंग अच्छी होगी, हमारे यहाँ लोग जो हैं काम करने वाले वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम अच्छे से स्टाफिंग करेंगे, उन लोगों को हायर करेंगे जो सच्ची में वो काम को जानते हैं और उस काम को करना चाहते हैं, तो हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और अच्छे से हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, अब देखो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए होती है, जॉब। अगर हम उन्हें जॉब देंगे स्टाफिंग के थ्रू तो उनका मोरल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब ये जो स्टाफिंग है इसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता कौन है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे तो जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना वो स्टाफिंग कर लेते हैं। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या करते हैं, सारे इधर उधर के मैनेजर, कोई भी मैनेजर कर लेता है स्टाफिंग को, स्टाफिंग के फंक्शन को। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नाम का, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, वो ही ये सारा काम देखता है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे उसके फंक्शंस से आप पढ़ सकते हो, जैसे कि रिक्रूट यानी कि लोगों को लाना, प्रिपेयर फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्या होने वाली है वो डिस्क्राइब करना, सिलेक्शन, और इसी टाइप के बहुत सारे हैं। एग्जाम के अंदर नहीं पूछते लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हो। टॉपिक 2 हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, मतलब अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग करनी है, लोगों को हायर करना है, तो मुझे किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमारे पास आता है एलिमिनेटिंग मैन पावर, यानी कि मुझे किन लोगों की जरूरत है सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए। जैसे मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, एक लॉयर की जरूरत है, 100 लोग मुझे लेबर क्लास के चाहिए, 100 लोग मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, 5 इंजीनियर चाहिए, 5 ये चाहिए, 5 वो चाहिए। तो मुझे क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे किन किन लोगों की जरूरत है। तो वो चीज हम किस में करते हैं, स्टेप 1 के अंदर करते हैं। उसके बाद स्टेप 2 रिक्रूटमेंट, यानी कि लोग अब क्या करेंगे, अब हमारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि हमें 100 लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, 100 लोगों की जरूरत है जो कि इंजीनियर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 लोगों को रिक्रूट करेंगे, यानी कि जो आसपास के लोग होंगे जिन तक भी हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो हमने 100 लोगों की वैकेंसी निकाली, तो ऐसा तो नहीं होगा 100 के 100 अप्लाई करेंगे, 100 से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरे प्रोसेस में हम उनको करेंगे सेलेक्ट कि हमें किन 100 लोगों की जरूरत है, कौन से हमारे लिए बेस्ट रहने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे 4th प्रोसेस में प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि उसके बाद हम उनको बताएंगे, जब हम सेलेक्ट कर लेंगे ना 100 के 100 लोग 1000 में से कि भाई ये 100 लोग हमारे काम करने वाले हैं, तो हम उन 100 लोगों को बताएंगे कि किस टाइप का काम आपका रहने वाला है, आप कब आओगे, कब जाओगे, क्या टाइमिंग रहने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, वो सब हम उन्हें बताएंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर। उसके बाद हम अपने 5th स्टेप पे चलेंगे, हम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे। अब देखो वो खुद से इंजीनियर है तो उन्हें बहुत कुछ आता होगा, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को ना पर्सनलाइज्ड वर्क चाहिए होता है, जैसा वो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन उनको वैसा वर्क चाहिए होता है। तो ये जितने भी लोगों को हम हायर करेंगे, जैसे हमने 100 इंजीनियर को हायर किया, तो हम क्या करेंगे, उन 100 इंजीनियर को बताएंगे कि हमें किस टाइप का काम चाहिए और तुम्हें हमारे टाइप का काम कैसे करना है, हमें किस टाइप का काम चाहिए और तुम ये वाला काम किस तरीके से करोगे, वो सब कुछ हम बताएंगे किसके अंदर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद
परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि हम उनको बताएंगे कि अगर तुम इस काम को इस तरीके से करते हो तो तुमको अप्रेजल मिलेगा, यानी कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाती जाएगी, तुमको प्रमोशन मिलेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद उनको प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनकी करियर प्लानिंग पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उनको बताएंगे कि अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तो तुम्हारा करियर ऐसे 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 ग्रो करेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि मेरा करियर ग्रो करने वाला है तो वो क्या कर पाएंगे, काम और अच्छे से कर पाएंगे। तो 7th पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, यानी कि उनको बताते हैं कि आपका करियर किस टाइप से ग्रो करने वाला है। और लास्ट में कंपनसेशन, यानी कि हम उनको बताएंगे कि आपको हम इस काम के लिए कितना पे करने वाले हैं। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबसे पहले स्टेप में एलिमिनेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें किन लोगों की जरूरत है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर हमने 100 वैकेंसी निकाली है तो 1000 लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से लोग अप्लाई कर रहे हैं। 1000 लोगों ने अप्लाई करा है, 1000 लोगों तक हमें क्या पहुंचानी है, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। उसके बाद सिलेक्शन, अब हमें कितने चाहिए, 100 चाहिए, अप्लाई कितने ने किया है, 1000 ने किया है, तो हमने बेस्ट सेलेक्ट करने, यानी कि बेस्ट 100 कौन से रहने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 4th पॉइंट हमारे पास आता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। हम उनको बताएंगे कि तुम्हारा काम क्या रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस काम को तुम कैसे करोगे वो हम 5th स्टेप में बताएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद 6th स्टेप में हम उनको बताएंगे अगर तुम ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हो तो तुम्हें अप्रेजल मिलेगा, यानी कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाती जाएगी, तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। फिर 7th स्टेप में हम उनके साथ उनकी करियर प्लानिंग करेंगे। करियर प्लानिंग की वजह से क्या होगा, वो मोटिवेट रहेंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि उनको पता है मेरा करियर भी कहीं ना कहीं डेवलप होने वाला है। और लास्ट स्टेप में हम उनसे क्या कर लेंगे, कंपनसेशन की बात कर लेंगे कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलने वाली है, वेजेस कितनी मिलने वाली है, या अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हें फीस कितनी मिलने वाली है। टॉपिक 3 हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, देखो हमने क्या देखा था, हमने स्टेप देखे थे, स्टाफिंग के स्टेप क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था एलिमिनेटिंग मैन पावर, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमारा काम क्या है। उसके बाद हमने देखा था रिक्रूटमेंट। अब देखो रिक्रूटमेंट ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टाफिंग के लिए। ऐसा क्यों होता है, इसीलिए कि कौन से लोग हमारे पास अप्लाई करने वाले हैं। अगर मेरे को सीए चाहिए और मेरे पास जो अप्लाई कर रहा है वो लॉयर है, तो यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि यार ये क्या है, मतलब मुझे तो सीए चाहिए, लॉयर क्यों अप्लाई कर रहा है। तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे रिक्रूट करना आना चाहिए लोगों को, कि जिन लोगों की मेरे पास जरूरत है क्या वही लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी अप्लाई कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रिक्रूट वाले प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्रूट होता कैसे है और इसके अंदर हम कैसे इसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके और भी ज़्यादा स्टेप है, उनको हम डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे, उसी लिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि रिक्रूटमेंट ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास मान लो 1000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, हमको सेलेक्ट कितने करने हैं, 100 सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमने गलत सिलेक्शन कर लिया तो क्या होगा, तो भी हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो टॉपिक 3 हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हम रिक्रूट कैसे कर सकते हैं लोगों को, और उसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक 4 के अंदर कि हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट का मतलब हमको बताया कि अगर हमें 100 लोगों की जरूरत है तो कितने लोग अप्लाई करेंगे, 100 से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। वो लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हम उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे कि हमें कुछ लोगों की जरूरत है। जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ना 100 लोगों की ज़रूरत है। क्या 100 लोगों की ज़रूरत है, कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, इंजीनियर एमबीए वगैरह कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये सारे के सारे लोग अपने आप अप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि कंपनी को ज़रूरत है। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हमें ना 100 लोगों की ज़रूरत है। जब हम इनको बताएंगे कि हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद ये क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें कम्युनिकेट करेंगे कि हमें इन लोगों की जरूरत है, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। और इस वाले पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट। ये क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। सबसे पहले हमें लोगों को सर्च करना है कि ये लोग हमारे लिए कैपेबल रह सकते हैं, यानी कि हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलेंगे। अब सोर्सेज, यानी कि हम रिक्रूट कर कहां से सकते हैं। सोर्सेज होते हैं 2 टाइप के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ना 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं। 2 टाइप के कौन से, सबसे पहला सोर्स होता है इंटरनल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर से और लोगों को ला सकती है। और दूसरा सोर्स होता है एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, इसका मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे सपोज एक एम्प्लॉई है, अब हमें लगा यार ये एम्प्लॉई ना बहुत मेहनत से काम करता है, अच्छा काम करता है, हमें एक मैनेजर की जरूरत है, तो क्यों ना इस एम्प्लॉई को ये एक मैनेजर बना दो। तो ये क्या हो गया, इंटरनली हमने क्या कर लिया, रिक्रूट कर लिया। लेकिन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी हम बुला सकते हैं लोगों को, जैसे बहुत सारे इंजीनियर होंगे, हमें इंजीनियर की जरूरत है तो हम उन्हें बुला सकते हैं। अगर बहुत सारे MBAs होंगे, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, हमें उनकी जरूरत है तो हम उन्हें बुला सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम अंदर से कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बुला सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू रीअरेंजमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग स्टाफ, जो स्टाफ हमारे पास है उसको ही प्रमोट कर देना, उसे इधर से ले जाके दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना, सेल डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाना, ये सब क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज का पार्ट होता है। टाइप्स कहाँ से हम इंटरनल सोर्सेज कर सकते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसफर के थ्रू इंटरनल सोर्सेज कर सकते हैं, मतलब कि एक जॉब से दूसरी जॉब में ले जाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना। यहां पे उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, वो अपर लेवल पे नहीं जा रहा, सेम लेवल पे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, एक जॉब से दूसरी जॉब से, वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट चेंजिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस, यानी कि उसे प्रमोशन हम नहीं दे रहे, लेकिन इधर से उधर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसके बाद प्रमोशन, एक सिंपल स्टेप हो सकता है, हम प्रमोशन दे सकते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉई है, हमें मैनेजर की जरूरत है, तो हम उसी एम्प्लॉई को मैनेजर बना सकते हैं, वो भी क्या हो गया, इंटरनल सोर्सेज का पार्ट हो गया। शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे, उसका अमाउंट भी हम बढ़ा देंगे, सैलरी भी बढ़ा देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम बढ़ा देंगे, और उसकी हायर पोजीशन पे भी उसको पहुंचा देंगे, वो क्या होगा, प्रमोशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, ये क्या करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर देता है। अगर एम्प्लॉइज को ये रहेगा ना, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन कल को मिल सकता है, तो एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, इससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ना लोगों को बताने की जरूरत कि भाई बाहर से लोग आ जाओ, या फिर लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या लोगों को ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। इससे हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। नो नीड फॉर ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हम हायर करेंगे ना, वो पहले से ही क्वालिफाइड होंगे, तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट वर्कफोर्स, एडिक्वेट वर्कफोर्स यानी कि हम उस वर्कफोर्स को मेंटेन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ होगा, हमें 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग हमारे पास होंगे, तो हमें बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, हम तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही उसको पूरा कर लेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एडुकेट वर्कफोर्स मेंटेन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद इकोनॉमिकल, ये हमारे पास इकोनॉमिकल भी बढ़ता है। अगर हम एक्सटर्नल बुलाएंगे, बाहर से लोगों को बुलाएंगे, तो क्या होगा, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना पड़ेगा कि यार तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, या उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इंटरनल सोर्सेज में तो हमें पता है ये एम्प्लॉय कैसा है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, या फिर इधर से लेके उधर तक क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्रेश टैलेंट, हमें कोई टैलेंट फ्रेश नहीं मिलेगा, जो हमारे पास टैलेंट है हमारे पास वही रहेगा। क्या पता कोई नया एम्प्लॉय आता, वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता था। टाइम प्रमोशन, एम्प्लॉय लेंथीनेस, एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आलसी हो जाते हैं। एम्प्लॉय आलसी क्यों हो जाते हैं, उन्हें पता है यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इंटरनली हायर करते हैं लोगों को, मतलब बाहर से तो लोगों को बुलाते नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कल ना कल चाहे मेरे को प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस, अब एक न्यू एंटरप्राइज खुली है, अब उसके लिए तो अप्लाई नहीं है, उसके पास तो लोग ही नहीं है, तो वो अंदर से अंदर कहाँ शिफ्ट करेगा, पहले तो उसे हायर करने पड़ेंगे ना, तो न्यू एंटरप्राइज के लिए ये अप्लाई नहीं होता। कंपटीशन हैम्पर्ड, इससे क्या होता है, लोगों के बीच में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो सकता है। कंपटीशन क्यों ज्यादा हो जाता है, हर किसी को प्रमोशन चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अब जो हम रेगुलरली ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कभी इस वाले बंदे को इस डिपार्टमेंट में पहुंचा रहे हैं, कभी इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में, फिर इससे वापस इसमें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज होता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि हम लोगों को बाहर से कहां से ला सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम लोगों को कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग, सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम लोगों को कैसे ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि मैं अपनी फैक्ट्री के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर एक बैनर लगा दूंगा और वहां पे क्या लिख दूंगा कि हमें लोगों की जरूरत है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है।
इसके बाद कैजुअल कॉलर, जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ये स्किल है, ये डिग्री है, ठीक है, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो आप मेरे को बता दो, तो वो किसके अंदर आता है, कैजुअल कॉलर के अंदर आता है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे तुरंत काम ना दे, थोड़े दिन बाद काम दे दे, ऑर्गेनाइजेशन मेरा नाम लिख के रख ले, नंबर लिख के रख ले और बोल दे कि जब हमें जरूरत होगी ना, अभी तो हमें जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत होगी फ्यूचर में तो हम आपको बुला लेंगे, तो वो किसके अंदर आता है, कैजुअल कॉलर के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज मैं कंपनी के पास गया या फिर मैंने कंपनी की वेबसाइट पे या फिर जो वेबसाइट आती है जॉब देने की, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई मैं ये इंसान हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, अगर किसी के पास मेरी जॉब हो ना तो वो जॉब मैं वो जॉब कर सकता हूं, आप मेरे को वो काम दे सकते हो। तो वो क्या हुआ, मैंने एक तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट होती है ना हमारी, वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के रखती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि मुझे काम चाहिए और कंपनीज आके वहाँ पे बोल सकती है कि हमें लोग चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लोगों का और कंपनी का मेल जोल हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। ये किसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म होती है बहुत सारी, प्लेसमेंट एजेंसीज होती है बहुत सारी, वहाँ पे जाके भी कंपनी हायर कर सकती है और अगर लोगों को जॉब चाहिए तो वहां पे जाके लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट यानी कि तुम्हारा जो कॉलेज है, जो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कंपनीज जाती है और वहाँ से भी तुमको क्या कर लेती है, स्टाफिंग कर लेती है, तुमको रिक्रूट कर लेती है, तो वो भी क्या होता सकता है, कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर आ सकता है। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब देखो जो पास्ट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो भी अपने दोस्त को ला सकते हैं, भाई ये मेरा दोस्त है, इसने ये किया हुआ है, ये बहुत अच्छा काम करता है, अगर इसके लिए कोई काम हो तो बताओ, या फिर ये वाला बंदा इस वाली जॉब के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, इस वाली जॉब को अच्छे से कर सकता है, तो ये क्या हो सकता है, रिकमेंडेशन भी हम ले सकते हैं एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अब हमारे अगर आपने हिंदी में सुना होगा ठेकेदार, वो क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनके पास बहुत सारे लेबर की खबर होती है कि इस इंसान को काम चाहिए, इसको काम चाहिए, इसको काम चाहिए, अगर हम उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो लेबर को हमारे पास भेज देंगे, उस लेबर से हम क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इसके बाद वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट्स वगैरह होती है, उससे भी हम लोगों को ला सकते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, हम टेलीविजन में एडवर्टाइज चला सकते हैं कि हमें इन लोगों की जरूरत है, इस वाली फैक्ट्री में जरूरत है, इस वाली कंपनी में जरूरत है, अगर कोई इंसान आना चाहे तो वो आ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं टीवी पे। तो ये सारे क्या थे, ये सारे सोर्सेस थे जहां से हम एक्सटर्नली लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड पर्सनल, जिन लोगों को काम आता होगा वो ही हमारे पास आएंगे। इंटरनली तो हमें मजबूरी लेनी पड़ेगी, जिसको काम ना आता होगा उसको भी हमें कभी कभी लेना पड़ेगा, लेकिन एक्सटर्नली कौन आएगा, जिसको काम आता होगा वो ही हमारे पास आएगा। वाइडर चॉइस, हमारे पास चॉइस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाएगी, हम लोगों को चूज कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसके बाद फ्रेश टैलेंट, हमारे पास फ्रेश टैलेंट भी आ जाएगा। डेवलप कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, अब लोगों के अंदर ना स्पिरिट डेवलप हो जाएगी कि अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो मुझे निकाल देगी कंपनी, नए इंसान को ले आएगी, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी डेवलप हो जाएगी। इसके डिसएडवांटेजेस, डिससेटिस्फैक्शन अमन एक्सिस्टिंग, यानी कि जो पहले से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सोच सकते हैं अरे यार इन्होंने तो फिर से नहीं लिया है, ये रोज नहीं लाते रहते हैं, मेरी जॉब यहाँ पे सेफ है या नहीं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसकी क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसके बाद लेंदी प्रोसेस, ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके अंदर क्या लग सकती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट भी लग सकती है, तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। अब टॉपिक 4 हम पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, देखो ये सिलेक्शन आया कहां से, हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा था, स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था रिक्रूटमेंट, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन को डिटेल में पढ़ना है कि सिलेक्शन होता क्या है, इसको हम करते क्या है। सिलेक्शन हमने देख लिया, अगर हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों की वैकेंसी है, तो हमारे पास जो अप्लाई करते हैं वो कितने करते हैं, 1000 करते हैं। अब इन 1000 में से ना हमें टॉप 100 को निकालना है कि कौन से 100 हमारे पास अच्छे रहने वाले हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। मीनिंग क्या देखते हैं सिलेक्शन का, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव, जितने भी लोगों ने हमें अप्लाई करा है उसमें से हमें क्या निकालने हैं, बेस्ट लोग निकालने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि सपोज हमें एक सीए की जरूरत है और एक जो डॉक्टर है ना,
उसने अप्लाई कर लिया, हमें सीए की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर ने अप्लाई कर लिया, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ही नहीं बैठा ना, मतलब हमें जिसकी ज़रूरत है हमें वही नहीं मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जिसकी ज़रूरत है क्या उन लोगों ने अप्लाई करा है, अगर उनके अलावा किसी ने अप्लाई करा है तो उन्हें क्या करेंगे, हम वहाँ से निकाल देंगे। तो हम करेंगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे एलिमिनेटिंग ऑफ अनक्वालिफाइड या फिर अनफिट, जो लोग हमारे लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले तो उन्हें निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि हम एक उनसे टेस्ट करवाएंगे जिससे कि वो क्या करेंगे, वो बता सकते हैं कि हम उसके वो काबिल हैं। सपोज वो टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये इंसान क्या है, ये इंसान हमारे लिए सेटिस्फाइड है, ये वाले इंसान को हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम देख सकते हैं कि किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या, एक टेस्ट करवा के। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेंगे, हमें पता चलेगा उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। भाई देखो, कंपनी के अंदर आके उन्हें लिखना तो नहीं है जैसे हम सिलेक्शन टेस्ट से ले लें उनको, केवल हमें क्या देखनी है, उनकी पर्सनैलिटी देखनी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, उनकी नॉलेज देखनी है, देखना है कि वो घबराते तो नहीं है छोटी छोटी चीज़ को लेके। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर करेंगे, हम इंटरव्यू के अंदर करेंगे। इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, अब हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे। बैकग्राउंड चेक करेंगे मतलब कि बैकग्राउंड देखेंगे कि यार वो क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मर्डर करके आया है या फिर अपनी पहली कंपनी में फ्रॉड करके आ गया, तो उनका बैकग्राउंड हम चेक करेंगे। इसके बाद हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे, देखो 1000 लोगों ने हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करा था, जिसमें से कि 100 तो ऐसे थे जो कि हमारी जॉब की पोस्ट के लिए नहीं बैठ रहे थे, तो हमने यहाँ पे 900 कर दिया। फिर हम गए अगले स्टेप में, हमने टेस्ट करवाया, यहाँ पे 900 में से कितने रह गए, 800, 100 हो गए फेल। अब 100 में से उसके बाद हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू हमारे पास कितना हो गया, इंटरव्यू 200 लोग केवल इंटरव्यू में पास हो पाए, हमें कितने चाहिए थे, 100 चाहिए थे। अब हमने बैकग्राउंड चेक करा, बैकग्राउंड चेक में 150 लोग बचे, 50 ऐसे थे जिन्होंने कुछ क्राइम किया हुआ था या फिर फ्रॉड किया हुआ था। अब हम फाइनल करेंगे इसमें से कि कौन से हमें 100 लोग चाहिए। तो यहां पे आते आते फिफ्थ पॉइंट पे आते हुए, फिफ्थ स्टेप पे आते हुए, सिलेक्शन डिसीजन बनाते हुए हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये 100 लोग हैं जिनकी हमें फाइनली अब जरूरत है। अब उन 100 लोगों का हम क्या करवाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे कि वो फिजिकली फिट है, हाँ, मेंटली फिट है, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा फिजिकली फिट है या मेंटली फिट है या नहीं। इसके बाद अब वो जॉब के लिए तैयार है, अब हम उनको जॉब का ऑफर दे देंगे कि हाँ भाई तू ये इंसान है, हमने तुझे जॉब का ऑफर दे दिया, तू इस जॉब के लिए अच्छा है, अब तू बता तू इस जॉब को एक्सेप्ट करता है या नहीं। मतलब कि लोग उस जॉब को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बोलते हैं। अब सपोज एम्प्लॉय ने भी क्या कर लिया, जॉब को अप्लाई कर लिया, जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन रहेगी कि तुझे ये काम करना है, तुझे इसके बदले में इतना 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 पैसा मिलेगा, तुझे इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुझे ओवर टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो वो सब चीज किसके अंदर आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर जो बाहर से एम्प्लॉयज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है, डेवलपमेंट भी हमें उनका करना पड़ सकता है, तभी जाके तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज ग्रो होंगे। एम्प्लॉयज ग्रो होंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। तो एम्प्लॉयज को हमें क्या देनी पड़ सकती है, ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है, उनका डेवलपमेंट हमको करना पड़ सकता है। अटेम्प्ट टू इंप्रूव करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एबिलिटी थ्रू लर्निंग, बाय चेंजिंग एम्प्लॉयज एटीट्यूड थ्रू इंक्रीजिंग स्किल एंड नॉलेज, उनकी स्किल को बढ़ा के, उनकी नॉलेज को बढ़ा के, उनका एटीट्यूड चेंज करके हम क्या करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनको नई नई ट्रेनिंग देंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें ये क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहला फायदा है प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। अब देखो एक एम्प्लॉय था, वो क्या करता था ना, वो एक दिन में 100 यूनिट बनाता था, कितना 100 यूनिट बनाता था, और वो पैसे लेता था एक दिन के 1000 रुपये। कितने लेता था, एक दिन के 1000 रुपये। अब हमें इसने ट्रेनिंग दी हमने इसको, उसके बाद हमने इसका डेवलपमेंट किया, तो अब ये कितनी बनाने लगा, एक दिन में 200 यूनिट बनाने लगा। पैसे कितने ले रहा है, अभी भी 1000। तो हमारा क्या हुआ, हमारे जो रिसोर्सेज पहले वेस्ट हो रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स हमारा वेस्ट हो रहा था, अब वो वेस्ट नहीं होगा। जो हमारी पहले मनी वेस्ट जा रही थी, अब वो मनी वेस्ट नहीं जाएगी। एम्फेसाइज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो अभी हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर क्या हुआ था, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। इसके बाद एम्प्लॉयज बिकम मैनेजर। अब देखो फ्यूचर में जाकर क्या होगा, अगर एम्प्लॉय आज डेवलप हो जाएंगे, आज अच्छा काम करेंगे, तो कल को ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजर की जरूरत है, टॉप लेवल पे जो लोगों की जरूरत है, वो क्या हो सकता है, उन एम्प्लॉयज को हम टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो वहां पे क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो सकता है। अगर
कब होगा ये फ़ायदा? जब आज हम उनके ऊपर काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे। इंक्रीज मोरल, रिड्यूस टर्नओवर। इंक्रीज मोरल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई है वो क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। अब रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर का यहाँ पे मतलब है एम्प्लॉय का जाना और एम्प्लॉय का आना। मान लो 100 एम्प्लॉय जाएंगे तो 100 एम्प्लॉय आएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत बुरी बात है यार, 100 एम्प्लॉय चले गए, 100 आ गए। मान लो नए एम्प्लॉय आएंगे, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर से उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे जो टर्नओवर है ना, हमें उसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे? वो हद से हद 10 एम्प्लॉय जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं टर्नओवर को, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो टर्नओवर है उसको रिड्यूस करेंगे। किसकी वजह से? डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की वजह से। अब हम एम्प्लॉयज को डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो एम्प्लॉय हमारे पास से छोड़ के चले जाएंगे? नहीं जाने के। क्यों? क्योंकि उनको भी तो पता है कि हमारी जो करियर है, वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो हमारा जो टर्नओवर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हम अपनी एम्प्लॉयज़ को भी क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का? सबसे पहला उनका करियर जो है वो ग्रो हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज अर्निंग, उनकी जो पैसा कमाने की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, पैसा वो ज़्यादा कमा पाएंगे। रिड्यूस एक्सीडेंटेड, यानी कि जो पहले लेबर थी ना, उनको काम करना ढंग से नहीं आता था, मशीन चलाना ढंग से नहीं आता था, तो उनका एक्सीडेंट हो जाते थे। लेकिन अब उनको हमने मशीन चलाना सही से सिखा दिया, तो एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो जाएगा। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन मोरल, यानी कि उनको क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन अच्छा हो जाएगा, उनका मोरल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग मेथड, अब हम उनको ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब प्लस ट्रेनिंग। ऑन द जॉब क्या होता है, जॉब प्लस ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है, केवल और केवल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है, केवल और केवल ट्रेनिंग। इसके अंदर जॉब नहीं आती, इसका मतलब क्या होता है, केवल और केवल ट्रेनिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमें उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, यानी कि काम करते करते, जॉब करते करते कैसे हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, यानी कि एक एम्प्लॉय होगा हमारा जो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय होगा, जिसको सारा काम आता होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये जो एम्प्लॉयज़ है ना लोअर लेवल के, उनको एक काम करो, उनसे साथ साथ काम करवाओ और उनको साथ साथ सिखाओ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोग्राम्स बोलेंगे, जो कि कंडक्ट किए जाएंगे बाय कंपनी। इसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहाँ से आएंगे, वो कॉलेजेस से आएंगे, इंस्टीट्यूट से आएंगे। मतलब कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा कमाएं, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना उनका पर्पस नहीं होगा। उनका पर्पस क्या होगा, जॉब से सीखना। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं। इसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि जब एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, तो हम उसको डायरेक्टली जॉब के ऊपर बिठा देंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, जॉब के साथ साथ धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देंगे। 1 महीना ट्रेनिंग देंगे, 2 महीना ट्रेनिंग देंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये तुम्हारा कोलीग है, इसके साथ ऐसे बात करो, या फिर ये तुम्हारा काम है, इसको ऐसे करो, ये तुम्हारा मैनेजर है, ये तुम्हारा एचआर है। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग बोलेंगे। अब देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम उसको जॉब नहीं कराएंगे, केवल और केवल ट्रेनिंग देंगे, तो वो हम क्लासरूम के अंदर दे सकते हैं या एज अ डेमो भी दे सकते हैं। भाई देखो, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये ए नाम का प्रोडक्ट है जो कि हम बनाते हैं। अब इस ए नाम के प्रोडक्ट को ना डेमो बना के दिखाओ, इसको डेमो बना के दिखाओ। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसको हम मार्केट में नहीं बेचेंगे, सिर्फ तुम हमें इसे बना के दिखा दो और इस प्रोडक्ट को फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेंगे। तो हम डेमो वगैरह उनसे बनवा सकते हैं, जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है। तो वो सब क्या होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग होते हैं। वर्टिब्यूट ट्रेनिंग यानी कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जिसके अंदर एम्प्लॉय जॉब नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा।